नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा लौधला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा के विशेष सत्र में नई और पुरानी शराब नीति का अंतर बताया है। इस दौरान सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में अगर पुरानी एक्साइज पॉलिसी में कोई बोतल 750 रुपये की मिलती थी तो नई एक्साइज पॉलिसी में भी 750 रुपये की ही मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि जनता के ऊपर कोई बोझ डाला गया हो। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये देश का पहला ऐसा भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें जनता फायदे में है। उन्होंने कहा कि रेड पर सीबीआई ने एक ऐसी एफआईआर दर्ज की है जो सूत्रों पर आधारित है। मनीष सिसोदिया ने सदन में नई और पुरानी पॉलिसी से होलसेल और रिटेल का फर्क स्पष्ट किया है। आपको बता दें कि सिसोदिया ने कहा कि भारतीय खोखा पार्टी के लोग नहीं हैं, होते तो अच्छा होता, सवाल जवाब सुनते। जन्माष्टमी के दिन मैं पूजा करने के लिए तैयार हुआ था, तभी न्यूयॉर्क टाइम्स की वो खबर देखने को मिली। न्यूयॉर्क टाइम्स की वो भी खबर देखी थी जिसमें गंगा में लाशें बहती हुई दिखी थी। उस खबर से दिल दुखी था। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं कि 1000 रेड करा लो, कुछ नहीं मिलेगा। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई की एफआईआर पूरी तरह से फर्जी है और इसी के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। सीबीआई ने घर पर कोना कोना छाना हो और बेडरूम से लेकर बच्चों और परिवार, मेरे कपड़ों, सब कुछ देखा, लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। 14 घंटे तक रेड हुई लेकिन एक पैसा जो है बेईमानी का सबूत उन्हें नहीं मिला। मेरे सचिवालय दफ्तर में भी रेड हुई, कुछ सरकारी फाइलें, कंप्यूटर, मोबाइल ले गए। उन्होंने कहा कि आज सदन के समक्ष रेड की कहानी बताने नहीं आया हूं। हजारों रेड करा लो लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली के एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम बिल्कुल किया है। वो अगर बेईमानी है तो जो सजा दे दो। भारत की बड़ी गंदी तस्वीर पेश की गई थी कि जी देखो भारत कोविड से ऐसे हैंडल कर रहा है। मां गंगा के किनारे किस तरह से लाशें जल रही हैं, बिना किसी परिवार के, बिना किसी जानकारी के लाशें दबा दी गई हैं। इस तरह से मैनेज करने की कोशिश की गई थी कोविड को। उसकी बड़ी गंदी छवि छपी थी। उसके बाद फिर जब ये खबर छपी तो मुझे लगा एक भारतीय होने के नाते, बात मेरा फोटो छपने की नहीं थी, बात एजुकेशन की नहीं थी, बात ये थी कि भारत की अच्छी खबर छपती है तो हर भारतीय को गर्व होता है। मुझे भी एक भारतीय होने के नाते सुबह सुबह गर्व हुआ, लेकिन मैं इस बात पे गर्व महसूस कर ही रहा था, खुशी महसूस कर ही रहा था कि 5 मिनट बाद ही, ये वाली खबर मिलने के 5 मिनट बाद ही मेरे पास में नीचे से एक आदमी आया, बोले जी सीबीआई वाले आए आपके घर पे रेड करने के लिए। तो मैंने कहा मैंने क्या कर दिया, पर वो आ गए। तब तक ऑफिसर सीबीआई के अच्छे आदमी थे, अच्छे लोग थे, पर गलत लोगों के भेजे हुए थे। तो आके उन्होंने मुझे सर्च वारंट वगैरह दिखाए, बताया जी आपके खिलाफ एफआईआर है। मैंने कहा यार मैंने तो स्कूल ही बनवाए, अभी तो तारीफ ही पढ़ रहा था कि अच्छे स्कूल हो रखे। तो मैंने क्या कर दिया, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने पे एफआईआर मैंने पहली बार सुनी। ये सूत्रों के हवाले से तो पहली एफआईआर देख रहा था मैं भी पत्रकारिता में रहा हूं, सोशल सर्कल में हूं, सरकार में हूं, थोड़ा बहुत कानूनी जानकारियां पढ़ता रहा हूं। पहली बार देखा कि मैंने कोई सूत्रों के हवाले से एफआईआर दर्ज की गई हो किसी मंत्री के, किसी आदमी के खिलाफ। क्राइम होता है तो क्राइम बताया जाता है, भाई आपके ऊपर ये आरोप है, आपने ये मर्डर किया, आपके ऊपर आरोप है आपने ये यहां से ये बोतल चुराई, आपने ये पेन चुराया, कुछ भी आरोप हो सकता है, पर आरोप है। सूत्रों के हवाले से आरोप है कि आपने पेन चुराया, सूत्रों के हवाले से आरोप है कि आपने एक बोतल चुराई। इस तरह के आरोपों की एक एफआईआर। बहरहाल अतिथि देवो भव, मैंने उनका धन्यवाद करते हुए, बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत करते हुए मैंने कहा भाई कर लो सर्च, मेरे घर में तो कुछ है नहीं, मैं तो डरता नहीं। तो उन्होंने घर का कोना कोना छाना, चारों तरफ वो देखे उन्होंने, बेडरूम से लेके तकिया, गद्दे, चादर, बेड, मेरे बच्चों के कपड़े, परिवार के कपड़े, मेरे कपड़े, सब जगह घूमे वो, सब जगह छान छान के देखा कि क्या है, कहीं कुछ नहीं मिला। जैसा मैंने कहा 700 नए स्कूल बनवाए, 19,000 नए टीचर्स भर्ती किए हैं इस दौरान। 19,000 टीचर्स नहीं थे और रिजल्ट भी बढ़े, बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, बच्चों ने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, पूरे देश में नाम हो रहा है बच्चों का।
लेकिन इसके जवाब में मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी फर्जी एफआईआर लिखवा रहे हैं मेरे खिलाफ। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी मेरे घर पे सीबीआई की रेड करवा रहे हैं। मैं सोचता हूं कई बार कि अगर आज अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होते और मैं मनीष सिसोदिया किसी और पार्टी की तरफ से किसी जगह शिक्षा मंत्री होकर अच्छा काम कर रहा होता, तो आज मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसी घटिया हरकत नहीं करते। अरविंद केजरीवाल जी ऐसी छोटी सोच नहीं रखते। अरविंद केजरीवाल जी ऐसी छोटी सोच नहीं रखते कि दूसरी पार्टी का शिक्षा मंत्री कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको घर में फर्जी एफआईआर करा के सीबीआई की रेड डलवा दो। अरविंद केजरीवाल जी गले लगाते, प्रोत्साहन देते, सराहना करते, अच्छा काम हो रहा है, और पिछले 7 साल में किया है। मोदी जी ने भी कोई ढंग का काम किया है, अरविंद केजरीवाल जी साथ जाके खड़े हुए हैं, और मोदी जी ने साथ जी नहीं खड़े किया तो अकेले दम पे उसको शुरू कर दिया है। वो चाहे योगा हो, साफ सफाई का मसला हो, कुछ ही चीज का मसला हो। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको कुछ अच्छा काम करते हुए कोई दिखता है तो प्रोत्साहन देते हैं, अच्छा करते हैं, बोले हम भी कर लेते हैं, अच्छा है, मिलके कर लेते हैं, मिलके भी नहीं करते होंगे तो चलो साथ में कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, आप भी कर लेते हो, कुल मिला के काम तो देश का ही हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आज अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री होते देश के और मैं किसी दूसरी पार्टी का शिक्षा मंत्री किसी राज्य में होता, तो यकीनन अरविंद केजरीवाल जी बुला के गले लगाते, प्यार से बिठाते, पूछते कैसे कर रहे हो, बोलते कि हमें भी और राज्यों में भी करना है, हमारी कई राज्यों में सरकार है, केंद्र में भी करना है, ये करते अरविंद केजरीवाल जी। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी फर्जी एफआईआर लिखवा रहे हैं, फर्जी पे एफआईआर लिखे जा रहे हैं। कहीं भी कोई अच्छा काम करे उनको इनसिक्योरिटी होने लगती है। इतना असुरक्षित व्यक्ति मैंने पहली बार देखा है। मनीष सिसोदिया ने विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात रखी और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। और इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने शिक्षा के मॉडल को लेकर अपनी बात रखी, पीएम मोदी पर निशाना साधा, और जो भ्रष्टाचार का मामला भी कुछ दिन पहले आबकारी नीति को लेकर था उस पर बात रखी। तो ये तमाम पहलुओं पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा बात रखी गई। और इसी के साथ आपको बता दें कि कल विधानसभा का विशेष सत्र जो है बुलाया गया था, उस दौरान ये तमाम बातें जो है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि हमने 19,000 नए शिक्षकों की भर्ती की है। तो तमाम चीज़ें शिक्षा को लेकर उन्होंने रखी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा, और किस तरीके से सीबीआई की जांच, सीबीआई ने जो छापेमारी उनके घर पर की थी, उन सारे पहलुओं को उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान जो है बताया। तो आपको बता दें कि कल विधानसभा का जो है सत्र बुलाया गया था, जिसमें सड़क से लेकर सदन तक जो है आम आदमी पार्टी को बीजेपी द्वारा घेरा गया था। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं हटी, उन्होंने भी तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीबीआई की छापेमारी हो, दिल्ली का शिक्षा मॉडल हो, इन तमाम चीज़ों पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा बात रखी गई। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कल जिस तरीके से विधानसभा सत्र का विशेष सत्र जो है बुलाया गया था, वहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तमाम पहलुओं पर अपनी बात रखी है। एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सीबीआई रेड जो मनीष सिसोदिया के घर पर 19 अगस्त को हुई थी, उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। लगातार भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, क्या और आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है। और कल जिस तरीके से विशेष सत्र बुलाया गया था, उसके अंदर आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया ने ये जरूर कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर जो ईडी है या फिर कहें सीबीआई है या फिर जांच एजेंसियां हैं, वो काम करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से एक अच्छे मंत्री के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, और यहां तक कि ये कहा गया जो एफआईआर थी सीबीआई के पास, यानी कि जो नोटिस था, उसके अंदर सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि सूत्रों के हवाले से उनके वो जानकारी मिली है कि आपने पैसे का लेन देन किया है सिर्फ 1 करोड़ रुपए का। मगर यहां पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने लगातार केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कटघरे के अंदर घेरते हुए ये जरूर कोशिश की कि केंद्र सरकार जो है वो लगातार कहीं ना
दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जो है उसको कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश की जा रही है और इस तरीके से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मगर बात करें जिस तरीके से कल विशेष सत्र था तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो विपक्षी नेता थे यानी कि भाजपा के जो नेता थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं नारेबाजी की और कहीं ना कहीं कार्रवाई को जो कार्रवाई थी उसको करने नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उन 8 विधायकों को बाहर निकालना पड़ा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार यही कह रही है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो अच्छे कार्य किए जा रहे हैं उनको वो और राज्यों के अंदर क्यों नहीं अपना रहे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की तो भाजपा भी कहीं ना कहीं बड़े आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि सीबीआई के हाथ में बड़े सबूत लगे, मगर ये सबूत जो है यानी कि जो पैसे की जो लेन देन है या फिर बड़े डॉक्यूमेंट जो बताए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, मगर उसका खुलासा नहीं किया जा रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। मगर यहाँ पर आज जो है भाजपा के जो विधायक है वो जनपद यानी कि जनपद पर अंबेडकर भवन पर प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे और यहाँ तक कि ये भी कहा जाएगा कि जो विशेष सत्र के अंदर जो उनको आवाज उठाने का जैसे मौका नहीं दिया गया उसके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करेंगे। मगर आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार के जो बड़े नेता है मनोज सिसोदिया की बात करें या फिर और नेताओं की बात करें वो भी 12:30 बजे करीब भाजपा कार्यालय का घेराव करेंगे और जिस तरीके से लगातार जो ईडी की कार्रवाई की जा रही है या फिर सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरा जाएगा और केंद्र सरकार के खिलाफ जो है आज जमकर आम आदमी पार्टी के जो तमाम जो कार्यकर्ता होंगे वो कहीं ना कहीं भाजपा मुख्यालय के बाहर मौजूद होंगे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की रणनीति के खिलाफ जो है जो आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके खिलाफ जो है वो जमकर नारेबाजी और आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। जी राजीव, जिस तरीके से आपने कहा कि आज बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो दोनों प्रदर्शन करने वाले हैं, तो दोनों पार्टी का जो नेतृत्व करने वाले कौन लोग दोनों ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे? बीजेपी में कौन बीजेपी का नेतृत्व करेगा और वहीं आम आदमी पार्टी में कौन आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करेगा? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। भाजपा की बात करें तो भाजपा के जो रमेश बिजलोई हैं वो कहीं ना कहीं इससे कह सकते हैं इस जो प्रदर्शन है उसको खिलाफ जो आवाज उठाते हुए नजर आएंगे और लगातार वो ही इसका नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे और तमाम जो 8 विधायक है वो भी इनके साथ मौजूद रहेंगे। विजेंद्र गुप्ता की बात करें या और नेताओं की बात करें वो भी मौजूद रहेंगे, मगर लगातार वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो आबकारी नीति को लेकर जो भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर सीबीआई जांच और ईडी की जांच होनी चाहिए और उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनका कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार जो बार बार कह रही है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, तो अगर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है तो वो कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते और कोर्ट के अंदर जाकर ये जरूर स्पष्ट करें कि उनके घर से क्या मिला है। यही चीज मनोज सिसोदिया के कैसे मनोज तिवारी के द्वारा भी कल प्रेस वार्ता के अंदर कहा गया कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है वो उनके पास विकल्प है, वो कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो नारे आवाज लगा सकते हैं। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी लगातार यही कहती हुई नजर आ रही है कि केंद्र सरकार जो है वो जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया के घर पे जो सीबीआई रेड हुई थी उसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है जिसके आधार पर यह कह सके कि उन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया है। मगर जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया जाएगा भाजपा मुख्यालय का और उसके अंदर तमाम जो नेता होंगे वो मौजूद रहेंगे। सौरभ भारद्वाज की बात करें, दुर्गेश पाठक की बात करें या फिर और नेताओं की बात करें वो मौजूद रहेंगे, मगर देखना होगा कि मनीष सिसोदिया मौजूद रहते हैं या नहीं रहते या फिर अरविंद केजरीवाल इस प्रदर्शन के अंदर मौजूद होंगे। मगर लगातार कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप जरूर देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा शनिवार यानी आज है। वो 3 परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। इसमें पहले विकास कार्यों की समीक्षा बैठक होगी। हालांकि वो शुक्रवार को हापुड़ का दौरा करने के बाद शाम को ही गाजियाबाद पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि CISF के विश्राम गृह में रात्रि विश्राम। चलिए फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेन चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेन, सबसे पहले सीएम योगी के दौरे को लेकर एक बार पूरी अपडेट। के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर लगातार है।
और कहीं ना कहीं कल मेरठ और हापुड़ के दौरे पर थे, और तो आज गाजियाबाद देर रात जब पहुंचे, और गाजियाबाद और साथ ही साथ बुलंदशहर जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और बात की जाए तो लगभग 10 से 11 बजे तक जनप्रतिनिधियों से गाजियाबाद में बैठक करेंगे। वहां पर स्थिति क्या है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर बातचीत की जाएगी, और जो समस्याएं होंगी जनप्रतिनिधि उनसे मुलाकात के लिए विधायक सांसद सभी मौजूद रहेंगे, और जो पार्टी पर अधिकारी है वो कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे। और 11 से 12:30 तक गाजियाबाद की 3 परियोजनाओं का निरीक्षण करने का काम करेंगे। जो गाजियाबाद में जो परियोजनाएं चल रही है उस पर निरीक्षण करने का सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और लगभग 1:10 पे वो गाजियाबाद से हिंडन से प्रस्थान करेंगे, और लगभग 1:30 बजे वो बुलंदशहर पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर पहुंचेगा, जहां पर उसके बाद 1:40 से 2:15 पर बुलंदशहर के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, और साथ ही साथ बैठक करने का काम करेंगे। पुलिस लाइन सभागार में ये बैठक होगी, और 2:20 से 2:35 पर कस्तूरबा महिला चिकित्सालय बुलंदशहर में एमएनसीयू व निर्माणाधीन कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज के 200 बेड का जो शैय्या का अस्पताल बन रहा है उसका कहीं ना कहीं जो निरीक्षण करने का काम करेंगे। काम कितनी तेजी से पहुंचा और काम कितना पहुंच चुका है, इस पर कहीं ना कहीं स्थलीय निरीक्षण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। और 2:45 से 3:05 पर निर्माणाधीन जो राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रशासनिक जो शिक्षण भवन है उसका कहीं ना कहीं निरीक्षण करने का काम करेंगे। जो कल्याण सिंह के नाम पर राजकीय जो कॉलेज है उसका कहीं ना कहीं निरीक्षण करने का काम करेंगे। 3:15 पर सीएम निकुंज हॉल प्रदर्शनी बुलंदशहर पहुंचेंगे, और साथ ही साथ 3:15 से 4:15 तक जो विभिन्न योजनाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं संवाद करेंगे। जो बुलंदशहर में जो योजनाएं चल रही हैं, और साथ ही साथ जो योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार जो चल रही है उस पर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। और 4:25 पे वो रवाना हो जाएंगे, और लगभग 5:40 पे लखनऊ के लिए पहुंचेंगे। तो ये पूरा शेड्यूल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर सीएम है। कल देर रात जब गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे तो वो एक आम जनमानस जहां रहते हैं उस कॉलोनी में पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं कॉलोनी में जनमानस से उनका हालचाल, उनकी स्थितियों का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे थे। उनके साथ वीके सिंह भी मौजूद थे। तो साफ तौर से योगी आदित्यनाथ को देखते ही उनकी कहा जा सकता है कि योगी के नारे लगे, और बच्चे से लेकर बूढ़े तक योगी तक नारे लगे। और मुख्यमंत्री ने अपने बच्चों के जो बच्चे थे वो मौजूद उनसे बातचीत की, उनके साथ फोटो भी खिंचाई। तो लगातार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो दौरा है वो सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलेवार वो कहीं ना कहीं दौरा करने का काम करेगा, और मंत्री भी 7 अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं। तो 2024 का चुनाव मजबूती से लड़ा जाए, इसलिए जनता के बीच में जाना और जो विकास कार्य हो रहे हैं उनका स्थलीय निरीक्षण करना लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। नितिन, वही बात कर ली जाए जिस तरीके से आज सीएम योगी के बहुत सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं, तो वहीं अगर बात कर ली जाए तो अधिकारियों द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर क्या क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी गाजियाबाद देर रात पहुंच चुके थे, और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए गाजियाबाद में भी और बुलंदशहर में भी। और मुखिया होने के नाते उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, सुरक्षा कर्मियों की। जाहिर सी बात है जहां जहां मुख्यमंत्री गुजरेंगे और जहां जहां वो जाएंगे तमाम जगह सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। जो सुरक्षा एजेंसियां है वो अलर्ट रहेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, और सीएम होने के नाते प्रशासन और जो पुलिस विभाग है वो अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। नितिन, वही बात कर ले जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 3 परियोजनाओं का जो है सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने वाले हैं, तो ये 3 परियोजनाएं कौन कौन सी रहने वाली हैं? देखिए, कई इसमें परियोजनाएं हैं जो गाजियाबाद में काम किया जा रहा है। उन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण, उसमें कल्याण सिंह का जो मेडिकल कॉलेज 200 शैय्या का बनाया जा रहा है उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे। राजकीय विद्यालय है उसका निरीक्षण करने का काम करेंगे। ऐसी तमाम चीजें हैं जिसकी परियोजनाएं से लेकर जो काम चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री स्थलीय निरीक्षण करेंगे। और इस बार देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री जिस भी जिले में दौरे पे जा रहे हैं और जहां जहां काम हो रहा है उसका स्थलीय निरीक्षण जरूर कर रहे हैं, और बारीकियों से जानकारी अधिकारियों से लेते हैं कि आखिरकार ये काम कब तक होगा। क्योंकि पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर लगातार उत्तर प्रदेश में उनकी प्रतिमा लगाई जा रही है, और साथ ही साथ कई चीजें उनके नाम बनाई जा रही हैं। तो लगातार स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री जानने की कोशिश कर रहे हैं कि समय कितना लगेगा और कितना काम जमीन पर मौजूद है। इन सब की जानकारी लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री मौके पे जा रहे हैं। जितिन, वही बात कर ली जाए, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ कोई संबोधन भी इस दौरान दे सकते हैं? जिस तरीके से आज वो गाजियाबाद और बुलंदशहर के दौरे पर रहने वाले हैं, तो कोई संबोधन उनका जो है हो सकता है आज?
देखिए, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक है, अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे क्योंकि जनप्रतिनिधियों की जो शिकायत है, उस पर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की क्या छवि है और बीजेपी की क्या छवि है, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और जनता नाराज़ ना हो, इस पर भी कोशिश की जा रही है और जनप्रतिनिधि खुश रहे, क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर खुश रहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है पुरजोर कोशिश की जाएगी कि पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक से जोड़ा जाए। तो कोशिश हर तरफ है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो काफी नुकसान हुआ था 2022 के चुनाव में, तो साधने की कोशिश की जा रही है और लगातार जनता के बीच में भी जाया जा रहा है। नितिन, वही बात कर ली जाए जिस तरीके से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि सीएम योगी रोज ना रोज कोई ना कोई दौरे पर रह रहे हैं, तो अब कल का क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, कल के कार्यक्रम के आज के बाद जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे लखनऊ और लखनऊ पहुंचने के बाद साफ हो पाएगा कि वो अगला कार्यक्रम कहाँ का बनाते हैं, क्योंकि 3 दिवसीय दौरे पर राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं। आज राजनाथ सिंह के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं और कई परियोजनाओं का वो भी लोकार्पण और शिलान्यास करने का काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कल राजनाथ आज पहुंचेंगे तो राजनाथ जी से मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं कल का कार्यक्रम अगर राजनाथ जी रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री राजनाथ जी के साथ रहेंगे। लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज किसी न किसी जिले का निरीक्षण करने के निकल रहे हैं और जमीनी हकीकत यूं कह सकते हैं कि जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विकास कार्य हैं वो कितनी तेजी से चल रहे हैं, जनता के बीच में क्या छवि है और जो जनप्रतिनिधि नाराज हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी शिकायतें दूर करने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार सीएम योगी जो है हर जिले का दौरा कर रहे हैं और आज उसी कड़ी में आपको बता दें कि गाजियाबाद और बुलंदशहर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और यहां पर तमाम कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे और 3 परियोजनाओं का निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। पदाधिकारियों के साथ बैठक वो करेंगे। तो लगातार सीएम योगी जो है सभी जिलों का निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि 2024 के चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं और उसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से तैयार है और धरातल पर जाकर वो सभी परियोजनाओं को देख रहे हैं कि कौन सी परियोजनाएं कहां तक पहुंची हैं और लोगों के सामने उनकी सरकार की क्या छवि है, इन सभी चीज़ों को देखने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। विजन पंजाब कार्यक्रम में राज्य में निवेश के लिए उद्योगपतियों का जोरदार स्वागत करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य को देश का औद्योगिक हब बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। यहाँ उद्योगपतियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपको न केवल निवेश करने के लिए बल्कि औद्योगिक विकास के लिए दोनों पक्षों के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में सक्रिय भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। SAS नगर में विजन पंजाब के बैनर तले इन्वेस्ट पंजाब और एसोचैम द्वारा आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अनुकूल माहौल के कारण निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है और समर्पित सिंगल विंडो सिस्टम और सस्ती बिजली के रूप में कोऑपरेटिव दिग्गजों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए विभिन्न कदमों का उल्लेख करते हुए भगवंत मान ने कहा कि युवाओं को विदेश जाने से रोकने के लिए विनिर्माण क्षेत्र, औद्योगिक विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा किए जाना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आशा व्यक्त की कि शासन और आर्थिक क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए अभूतपूर्व सुधार विकास और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों के कारण पंजाब उद्योगपतियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि उदाहरण इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर ली जाए, सीएम ने पंजाब को औद्योगिक केंद्र के रूप में उभारने की जो प्रतिबद्धता है उसे दोहराया है, उसे दोहराते हुए क्या कुछ कहा है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, कल एक विजन प्रोग्राम कार्यक्रम किया गया जिसमें हम कह सकते हैं कि पंजाब में वापस से इंडस्ट्रीज को लाने की कोशिश करती थी तौर पर पंजाब सरकार नजर आ रही है। इसमें अगर हम कहें कि विजन पंजाब से ठीक पहले हम कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप के साथ एक 2600 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर हम कहें कि एमओयू के ऊपर साइन हो, जिसमें कि टाटा ग्रुप लुधियाना में एक बड़ा प्लांट ला रहे हैं स्टील का। अगर हम कहें प्लांट ला रहे हैं, स्क्रैप आधारित है, तो एक मेजर बूस्ट के साथ अगर हम कहें कि विजन पंजाब की शुरुआत हुई है जिससे कि पंजाब की इंडस्ट्रीज को एक बड़ा बूस्टर मिलेगा। इसमें सीधे तौर पे सभी आज का जो प्रोग्राम था उसमें अगर हम कहें सभी इंडस्ट्रीज मौजूद थे,
तो उसमें सीधे तौर पे खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ये कहता नजर आए कि आखिर पंजाब में वापसी क्यों करे। पहले पंजाब में अगर हम कहें कई दिक्कत परेशानी आई थी, जिससे इंडस्ट्रीज का पलायन यहाँ से लगातार होता रहा था। तो अब वापस से माहौल ऐसा बनाया गया है कि इंडस्ट्रीज वापस से पंजाब में आएंगी, पूरे देश का इंडस्ट्रियल हब पंजाब बनेगा। इस आइडियोलॉजी के साथ पंजाब को अब डेवलप किया जा रहा है। इसमें कई फैक्टर्स बोले, सबसे पहला एग्जांपल उन्होंने कहा कि सस्ती और अफोर्डेबल बिजली। ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, किसी भी इंडस्ट्री या औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिजली एक अहम मुद्दा रहती है, और इसमें अगर हम कहें कि पंजाब सस्ती और रेगुलर सप्लाई के साथ बिजली प्रोवाइड करेगा। दूसरा, अच्छा एनवायरनमेंट। अगर हम कहें कि जो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, वो अगर हम कहें कि मान सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, तो दूसरा एक अहम फैक्टर ये रहेगा। और इसमें भी उन्होंने बार बार ये बात दोहराई कि टाटा ग्रुप के बाद जमशेदपुर के आज जो दूसरा सबसे बड़ा प्लांट कहीं लगाया जा रहा है, तो पंजाब में लगाया जा रहा है। तो एक स्ट्रेट अप एग्जांपल यहाँ पे देते हैं कि पंजाब की कंडीशन स्टेबल होती जा रही है, और ये इंडस्ट्रीज के लिए एक अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा वो बात करें तो सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि सिंगल विंडो काउंटर की बात की है कि जितनी भी अप्रूवल लेंगे वो सभी एक ही विंडो काउंटर पे अवेलेबल होगी। तो इंडस्ट्रीज अगर अपना कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, कोई चीज स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सिंगल विंडो ऑप्शन है जिसको सीधा पहुंच सकते हैं, और किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी के बगैर उनको सारी उनकी जो मुश्किल है उनका हल मिलेगा। फाइनली खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ये कहते नजर आए हैं कि जहां पे हम चाहते हैं कि बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट आए, पंजाब में इंडस्ट्री सेटअप करें, इससे हमारे पंजाब का यूथ जो बाहर इंडिया से बाहर पलायन कर रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में अगर हम एनआरएस की बात करें तो पंजाब से होते हैं, तो उनको रिटेन करने पॉसिबल होगा कि अगर यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की इंडस्ट्रीज आएंगी, उनको इंटरनेशनल लेवल के जॉब मिलेंगे, ज्यादा अच्छी पेइंग जॉब मिलेंगे, और ऑल ओवर कि उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इससे जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उतना ही ज्यादा पंजाब का यूथ यहाँ रिटेन करेगा। तो ये पंजाब में खुद इंडस्ट्री डेवलप करने की बात करते हुए भी खुद मान सरकार ये कहती रही है, फिर खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ये कहते रहे कि हमारे यहाँ पे टूरिज्म अगर इंडस्ट्री उसको डेवलप करने की बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हमारे पास कई डैम है, कई ऐसे फॉरेस्ट एरियाज हैं जिनको प्रॉपर्ली डेवलप किया जाए तो वो एक अच्छा इनकम सोर्स बन सकते हैं। तो दूसरी तरफ वहां पे उन्होंने जोर देते हुए कि पंजाब सरकार इसके ऊपर अपनी तरफ से जोर दे रही है कि हम इंडस्ट्रियल हब्स यहाँ पे तैयार करें। पर और उन्होंने इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया कि पंजाब अब इंडस्ट्रीज के रेडी है, पंजाब भारत का इंडस्ट्रियल हब बनने के लिए रेडी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अनुकूल स्थिति में इंडस्ट्रीज को, चाहे बिजली की बात कर ले, चाहे फैसिलिटीज की बात कर ले, सब कुछ यहाँ पंजाब में उन्हें मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि विजन पंजाब कार्यक्रम का कल आयोजन हुआ है, जिसमें सीएम भगवंत मान ने किस तरीके से पंजाब में औद्योगिक विकास जो है उसे बढ़ाया जाए, औद्योगिक विकास किस तरीके से पंजाब का किया जाए, इसे लेकर तमाम बातें रखी है। किस तरीके से इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ जो हैं पंजाब में लाई जा सकें, इन तमाम चीज़ों पर सीएम भगवंत मान ने कल बात रखी है, ताकि रोजगार के लिए पंजाब के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, पंजाब के लोग पंजाब में ही रहें। इसके लिए तमाम चीज़ें लगातार पंजाब सरकार करती हुई आ रही है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार ने गणपति उत्सव के लिए कुछ सड़कों पर टोल माफ करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई बैंगलोर और मुंबई गोवा राजमार्गों के साथ साथ अन्य लोक निर्माण विभाग की सड़कों के टोल प्लाजा पर 27 अगस्त से 11 सितंबर तक टोल माफ कर दिया है। और एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। अधिकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सरकार का ये फैसला राज्य के विभिन्न हिस्सों से तटीय कोकर्ण बेल्ट की ओर यात्रा करने वाले गणपति के भक्तों को राहत प्रदान करेगा। और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि टोल में प्रदान की गई इस छूट का लाभ उठाने के इच्छुक लोगों को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए। तो आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने गणपति उत्सव को देखते हुए कुछ सड़कों पर टोल माफ कर दिया है, जिससे गणपति के भक्तों को यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से हम सभी को पता है कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और बड़े उच्च स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, और इसे लेकर तमाम तैयारियां भी राज्य सरकार द्वारा कर ली गई हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि एक बड़ी घोषणा यहाँ पर सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा की गई है। जो भी सड़कें हैं जहाँ से गणेश भक्त होते हुए गुजरेंगे, उन्हें 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक वहां पर टोल को माफ़ कर दिया है, और इससे लाखों गणेश भक्तों को जो है फ़ायदा मिल रहा है। तो गणेश उत्सव को देखते हुए ये बड़ी घोषणा एकनाथ शिंदे द्वारा की गई है।
तो आपको बता दें कि गणपति उत्सव को लेकर एक बड़ी घोषणा यहां पर सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा की गई है, जिससे एक बड़ी राहत गणपति के भक्तों को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे ने कुछ सड़कों पर जो है टोल माफ करने की घोषणा की है। एक बार इसे लेकर पूरी अपडेट। बिल्कुल देखिए, महाराष्ट्र ने कोरोना काल की सभी पाबंदियों को हटाते हुए एक बार फिर से गणेश भक्तों के लिए बड़ी राहत दिया है। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा में जाने वाले तमाम गणेश भक्तों के लिए टोल कर दिया। ऐसे में तो आपको बता दें कि गणपति उत्सव के मद्देनजर लाखों गणेश भक्तों को फायदा पहुंचाने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की कई सड़कों पर टोल को माफ कर दिया गया है ताकि गणेश भक्तों को आने जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, और ये बड़ी छूट यहाँ पर दी गई है। कुछ सड़कों पर ही जो है टोल माफ करने की घोषणा यहाँ पर एकनाथ शिंदे द्वारा की गई है। तो एक बड़ी घोषणा यहाँ पर गणेशोत्सव को देखते हुए की गई है। टोल 27 अगस्त से 11 सितंबर तक जो है माफ होंगे। तो लगातार हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे ने गणपति उत्सव को देखते हुए जो है कई सड़कों पर टोल माफ किया है। ये किन किन मार्गों पर ये टोल माफ किया गया है, एक बार इसे लेकर पूरी अपडेट। बिल्कुल निशा जी, देखिए महाराष्ट्र को विदर्भ और कोंकण गोवा जाने के लिए दो प्रमुख मार्ग है, जो है कोंकण मुंबई कोंकण मार्ग और मुंबई गोवा मार्ग, जिसको और जो बेंगलुरु से होकर जाता है। तो इन दोनों रास्तों के अलावा तमाम जो अन्य जो राजकीय राजमार्ग बनाए गए हैं उन पे टोल मुक्त किया गया है। हालांकि टोल मुक्त के लिए कायदे भी बताए गए हैं बिल्कुल सरकारी दफ्तरों से, और आरटीओ लगातार इस संपर्क में है। इसी वजह से जो है 31 अगस्त को गणपति बप्पा का आगमन होगा और 11 सितंबर तक उनको जो है पूजन अर्चन के बाद विसर्जन किया जाएगा। इस बीच जो 4 दिन का गैप दिया गया है उसमें दिया गया है कि आप जो है आरटीओ से संपर्क करिए और बाकायदे आपकी गाड़ी, आपकी कार या आपके वाहनों पर स्टिकर लगा होना चाहिए गणपति उत्सव 2022। आप उस जब दिखाएंगे तो आपको टोल मुक्त किया जाएगा और बिना किसी रुकावट के आप जो है अपने जो है नेटिव प्लेस, अपने प्रांत, अपने जगह जा सकते हैं और गणपति उत्सव मना सकते हैं। लेकिन इस बीच यह जरूर आपको ध्यान रखना होगा कि यह पूरी जानकारी जो है आरटीओ को देना होगा। आरटीओ की तरफ से बाकायदा एक स्टिकर दिया जाएगा, वह स्टिकर आपकी गाड़ियों पर लगाना होगा, तब जाके आपको टोल मुक्त किया जाएगा। यानी कि सरकार की बड़ी पहल है। इस पहल के चलते लाखों लोगों को जो है इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी धूमधाम और बड़े उत्सव के साथ जो है गणपति उत्सव मनाया जाता है। और खासकर जो ग्रामीण इलाके से लोग आते हैं, मुंबई में आते हैं फिर, लेकिन गणपति के दौरान जो है 10 से 12 दिनों के लिए वापस चले जाते हैं। तो इस तरह का सौगात कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार ने जो दिया है वो मराठी मानिस और अन्य लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है। सत्यप्रकाश, वहीं अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से गणेशोत्सव बड़े ही धूमधाम से महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और एक तरीके से जो सबसे ज़्यादा ये संस्कृति है ये यही महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। तो गणेशोत्सव को लेकर क्या क्या तैयारी जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा कर ली गई है, किन किन स्थानों पर गणेशोत्सव मनाया जाएगा, एक बार इसे लेकर भी पूरी अपडेट। बिल्कुल निशा जी, देखिए महाराष्ट्र सरकार जैसे ही बनी, खासकर एकनाथ शिंदे की सरकार बनी, वैसे ही सबसे बड़ी बात की तमाम उत्सवों को लेकर जो पाबंदियां लगाई जाती थी, रात को 10 बजे तक डीजे को बंद कर देना, रात को 10 बजे के बाद उत्सव नहीं करना, ये सारी चीजें हटा ली गई है। और दूसरी बात है उत्सव करने वाले और मंडलों को भी परमिशन दे दी गई है कि आप भव्य तरीके से और शानदार तरीके से उत्सव मनाइए, जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र को सजाया जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जो मंडल है उन्हें अनुमति दी गई है कि आप बाकायदे और सुसज्जित ढंग से, सुव्यवस्थित, सुसंस्कृति ढंग से इस उत्सव को मनाइए। और आने वाले समय में सरकार की तरफ से और कुछ राहत होगी वो दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने एक और बड़ी राहत दी है कि तमाम त्योहारों के मद्देनजर जिन लोगों के ऊपर केसेस हुए थे, क्राइम का मामला दर्ज किया गया था, वो सभी केसेस हटा लिए गए हैं। यह भी बातें हैं। तीसरी बात है, सरकार की तरफ से फायर ब्रिगेड और इलेक्ट्रिसिटी विभाग को भी बुलाया गया है। उन्हें भी जो है एहतियातन बताया गया है कि किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं होना चाहिए।
फायर डिपार्टमेंट को बताया गया कि सभी मंडलों को बुलाकर उन्हें अवगत कराया कि अगर आपत्तिजनक स्थिति में कोई घटना घटती है तो उसे कैसे निपटा जाए। तो तमाम सरकारी यंत्रणा जो है इस त्योहार को लेकर लगी हुई है। देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में महानगर पालिका का चुनाव भी है। महाराष्ट्र सरकार अभी अस्थिर सरकार है, ऐसे में सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि तमाम जो महाराष्ट्रियन है या महाराष्ट्र के लोग जो लोग हैं वह महाराष्ट्र की सरकार की सराहना करें, क्योंकि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार में उद्धव सरकार की सराहना हो रही थी कि लगातार उन्होंने अच्छा काम किया कोविड काल में, ऐसे में एक बार एकनाथ शिंदे भी सरकार चाहती है कि उनका भी नाम कहीं कहीं हो। यही वजह है कि किसी भी त्योहार को लेकर, किसी भी आयोजन को लेकर एकनाथ शिंदे सरकार बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, खासकर गणेश भक्तों के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्टी के उम्मीदवारों से सारे कागज पर और ईमेल के माध्यम से आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवारों को अपना आवेदन पूरे बायोडेटा के साथ भेजना होगा। इसमें उम्मीदवारों का पूरा नाम, डाक पता, विधानसभा क्षेत्र जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जाति, शैक्षणिक योग्यता और अन्य पार्टियों से संबंधित पूरे विवरण और अनुभव समेत आवेदन करना होगा। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन 26 अगस्त शाम 5 बजे से ईमेल से हिमाचल कांग्रेस 2022 election@gmail.com पर आप और सादे कागज पर 1 सितंबर तक भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि लिखित आवेदन सीधे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन या जिला कांग्रेस कमेटी को भी भेजे जा सकते हैं। आवेदन की कोई भी फीस यहां पर नहीं रखी गई है। आपको बता दें कि नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक में ये निर्णय लिया और इस दौरान चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। किमटा ने बताया कि इस बार प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी टिकट आवेदन को प्रक्रिया को और सरल और आम बनाते हुए इसे निःशुल्क रखने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी टिकट के लिए आवेदन कर सकता है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव को लेकर जो है तैयारियां अपनी तेज कर दी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी काफ़ी सक्रिय नजर आ रही है और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि पार्टी ने जो भी उम्मीदवार इन चुनाव में लड़ना चाहते हैं उनसे जो दस्तावेज हैं वो मांगे हैं और उन सभी दस्तावेजों के लिए एक ईमेल आईडी भी कांग्रेस द्वारा शेयर की गई है। हिमाचल कांग्रेस 2022 कर एक ईमेल आईडी बनाई गई है, जिसमें अपने सभी उम्मीदवारों को उन्होंने कहा है कि इसमें सभी दस्तावेज इस मेल के थ्रू उन्हें भेजे जाएं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस चुनाव के लिए एक बार सक्रिय फिर से होती हुई नजर आ रही है। सारी तैयारियां जो है कांग्रेस करती हुई नजर आ रही हैं और काफ़ी तेज और काफ़ी सक्रिय यहां पर कांग्रेस दिखती हुई नजर आ रही है। हालांकि पार्टी के अंदर गुटबाजी का दौर भी थमने का नाम नहीं ले रहा। गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी कह सकते हैं चेतावनी यहाँ पर बन सकती है। जिस तरीके से पार्टी में लगातार गुटबाजी का दौर नहीं थम रहा, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर कांग्रेस के लिए खड़ी हो सकती है। और जिस तरीके से पार्टी से लगातार नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खामियाजा भी कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर सक्रिय कांग्रेस नज़र आ रही है। और अब आपको बता दें कि चुनाव के लिए जो भी उम्मीदवार इन चुनाव में लड़ना चाहते हैं उनसे सभी ज़रूरी दस्तावेज जो है जमा करने के लिए कांग्रेस द्वारा कह दिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए हिमाचल में अब विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं, तो इसी कड़ी में अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस ने क्या क्या तैयारियां कर ली हैं, एक बार कांग्रेस की तैयारियों को लेकर पूरी अपडेट। जी बिल्कुल, जिस तरह से विधानसभा चुनाव कुछ ही टाइम में यहाँ पे कभी भी उसकी अधिसूचना जारी हो सकती है, ऐसे में जो कांग्रेस है वो अभी से जो है अपनी तैयारियों पे जोर लगा रही है, ताकि जो आने वाले विधानसभा चुनाव उसके लिए वो अभी से जो है तैयारियां पूरी कर सके। ऐसे में पिछले कल ही जो कांग्रेस है
हिमाचल कांग्रेस है उसने जो आवेदन है वो मंगवाए हैं उम्मीदवारों से, भावी उम्मीदवारों से, संभावित उम्मीदवारों से, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वो अपना जो एक सादे कागज पर अपना जो विवरण है, जो उसकी शैक्षणिक योग्यता है, कौन सी विधानसभा क्षेत्र उसकी पड़ती है, क्या जाति है, ये तमाम जो विवरण है जो वो एक सादे कागज में देकर वो अपना जो आवेदन है और वो किस विधानसभा सीट से लड़ने का इच्छुक है वो कल कांग्रेस ने मंगाए हैं। और कांग्रेस ने एक वेबसाइट भी अपनी वेबसाइट पर भी आवेदन मंगाए हैं, ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है और ऐसे में ये 1 सितंबर तक की इसकी डेट रखी गई है और 1 सितंबर तक जितने आवेदन कांग्रेस पार्टी के पास पहुंचेंगे उसके बाद जो स्क्रीनिंग कमेटी है, जो आपको जानकारी है कि 5 दिन पहले दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है, तो वो जो कमेटी है वो यहाँ पर ये जो आवेदन पहुंचेंगे उनकी स्क्रीनिंग करेगी और उनमें से हर विधानसभा क्षेत्र से 3-3 उम्मीदवारों का एक पैनल बनाएगी और वो हाईकमान को भेजेगी। तो ऐसे में आप देखेंगे कि कांग्रेस यहाँ पे भाजपा से आगे बढ़ती नजर आ रही है और वो जो है अभी से उसने जो है उम्मीदवारों से, जो संभावित उम्मीदवार है उनसे जो टिकट जो आवेदन है वो मंगवाना अभी शुरू कर दिया है। जी टीना जी, वहीं बात कर ली जाए जिस तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से सक्रिय कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बार चुनाव को लेकर क्या है? जी देखिए, सबसे पहला तो यही है कि जो एक नेतृत्व की दरकार है कांग्रेस के पास, उसकी एक सबसे बड़ी कमी हिमाचल में देखने में आ रही है। दूसरा जो लगातार गुटबाजी है, और अगर आप एक चीज अगर देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रभारी है राजीव शुक्ला और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, कहीं ना कहीं मतभेद हल्के से कहीं नजर आ रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने नाराजगी जताई है, काफी कुछ जो फैसले हैं राजीव शुक्ला ने लिए हैं तो उस फैसलों से प्रतिभा सिंह ने नाराजगी चाहिए। पिछले कल जो बैठक हुई है दिल्ली में, तो प्रतिभा सिंह ने ये भी कहा है कि जो भाजपा है हमसे कहीं आगे है, वो प्रचार और प्रसार में उन्होंने जो मोदी है और अमित शाह है उनकी लगभग 5 रैलियां, बड़ी रैलियां जो हिमाचल में वो तय कर दी हैं। ऐसे में जो कांग्रेस का जो हाईकमान है, कांग्रेस के जो बड़े केंद्रीय नेता है, उनको अब हिमाचल का रुख करना चाहिए। उनको अब जो रैलियां हैं वो उनका जो निर्धारण करना चाहिए कि वो कब और कहाँ वो करने जा रहे हैं। ऐसे में मतलब ये माना जा सकता है कि प्रतिभा सिंह ने एक न्योता दिया है केंद्रीय नेताओं को हिमाचल आने का, हिमाचल में रैलियां करने का, लेकिन वही बात सबसे बड़ी है कि हिमाचल में फिलहाल जो सबसे बड़ा रोड़ा कांग्रेस की सत्ता के रास्ते में आ रहा है वो है गुटबाजी। जो गुटबाजी है वो कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है और जो नेता है वो कहीं टूटे फूटे से लग रहे हैं, अलग थलग नेता इस वक्त लग रहे हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल इस वक्त काफी जो है वो टूटा हुआ है। तो ऐसे में जो कांग्रेस है उसके लिए जो आगामी विधानसभा काफी आसान नहीं रहने वाली है और जो ये दिक्कतें हैं उसको बहुत जल्दी उनको सुलझाना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में तीज त्योहारों की एक समृद्ध परंपरा है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदेश में हरेली, तीजा माता, कर्मा जयंती और छठ पूजा और विश्व आदिवासी दिवस के दिन न केवल सार्वजनिक अवकाश की शुरुआत की है, बल्कि इन लोक पर्वों के महत्व से आने वाली पीढ़ी को जोड़ने के लिए इन्हें जन सहभागिता से पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। स्थानीय त्योहारों को जन सहभागिता से जोड़कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार पोला और तीज को व्यापक स्तर पर मनाने के लिए मुख्यमंत्री निवास में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आपको बता दें कि हरेली पर्व की तरह ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास पर इन दोनों पारंपरिक त्योहारों को व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। पोला और तीज पर्व के लिए मुख्यमंत्री निवास में विशेष तैयारियां की गई हैं और तीज मना रही माताओं और बहनों के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ के परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार साज सज्जा की गई है और मुख्यमंत्री निवास में पहले पोला पर्व का आयोजन होगा। इस मौके पर नंदी बैल की पूजा की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर तीजा महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति जी, जिस तरीके से बात कर लें, सीएम भूपेश बघेल के आवास पर जो 2 पर्व हैं पोला और तीज को मनाने की जो है क्या क्या तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं, एक बार इसे लेकर पूरी विस्तृत जानकारी। तो आपको बता दें कि सीएम आवास में पोला व तीज की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है और लगभग ये तैयारियां पूरी होने वाली हैं।
आपको बता दें कि ये दो पारंपरिक ऐसे त्यौहार हैं जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दर्शाते हैं और इसके लिए सीएम आवास पर जो है इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और बड़े व्यापक स्तर पर इन दोनों त्योहारों को मनाने की तैयारी की गई है। आपको बता दें कि सबसे पहले पोला त्यौहार यहां पर मनाया जाएगा, उसके बाद तीज का त्यौहार यहां पर मनाया जाएगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम हाउस को किस तरीके से सजाया गया है। ये सीएम के रायपुर स्थित आवास को सजाया गया है इन दो त्योहारों के लिए। कहीं ना कहीं जो आने वाली पीढ़ी है उसे भी अपनी संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है। तो आपको बता दें कि इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए सीएम आवास में पोरा और तीज मनाने की जो तैयारियां हैं वो कहां तक पहुंची है, एक बार इसे लेकर पूरी अपडेट। जी निशा, तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसको अगर आज से हम इस पूरे त्योहार फेस्टिव सीजन की बात करें तो आज जो है वो पोला मनाया जाएगा, कल जो है वो करू भात वाली रस्म होगी और तीसरे दिन जो है वो तीजा होगा। तीज का जो त्योहार है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पे मनाया जाता है। पूरा 24 घंटे का जो उपवास का जो सिलसिला रहता है वो उसके अगले दिन गणेश चतुर्थी वाले दिन पूरा होता है और जो सारी माताएं बहनें हैं जो इस उपवास को रखती हैं वो अपना भगवान शिव की पूजा करके पूजा अर्चना के बाद अपना उपवास जो है वो तोड़ती हैं। तो अगर आज के दिन की विशेष बात करें हम तो आज पोरा तिहार है। पोरा तिहार मतलब किसानी जो है वो बोने का, जब फसल बोने का काम जो है वो खत्म हो जाता है तो उनके जो जीव है, बैल है, गाय है, जो उनमें खेती में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स हैं, हल है, उनको धोकर उनको पूजा की जाती है। उसके बाद फिर उसको कुछ समय के लिए विराम दिया जाता है। क्योंकि अब बोने का, बुआई का सीजन जो है वो पूरा हो चुका है तो अब इस त्योहार के जरिए उसको थोड़ा ब्रेक देते हुए किसान जो है वो अगले मूड में तैयार जाता है। तो ये निशा, अगर हम पूरी चीजों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जितने तीज त्योहार हैं वो कहीं ना कहीं खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और हर जो त्योहार होता है वो एक खेती किसानी से अगले स्टेप में पहुंचने का त्योहार होता है। और सीएम बड़े पैमाने पर हर साल की तरह इस साल भी जो है वो ये जो पोरा का त्योहार है वो मनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मेरे होर्डिंग लग के जो है वो तैयार हो चुका है। तो इसी कार्यक्रम में हमने आपको कुछ कल विजुअल भी दिखाए थे जहां पर सीएम हाउस के अंदर की जो तमाम तैयारियां हैं वो दिखाने की कोशिश की थी। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है। बल जो है वो सुरक्षा में, पुलिस बल जो है वो तैनात है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण की तरफ है और यहाँ पर आज जो है त्योहार पूरी तरीके से सुरक्षित ढंग से मनाने की तैयारी जो है की जा चुकी है। मंत्री अनिला भेड़िया है महिला एवं बाल विकास विभाग से, वो पूरी तैयारियों की कमान उन्होंने अपने हाथ में ली है। तो सीएम साहब ने सारी प्रदेश की महिलाओं को, बहन बेटियों को सीएम हाउस में बुलाकर न्योता देकर उनके साथ ये पूरा त्योहार मनाने का निर्णय लिया है। जी निशा। स्वाति जी, वहीं बात कर ली जाए जिस तरीके से तीज की अगर बात कर ली जाए तो तीज के त्यौहार में ऐसा होता है कि जो महिलाएं हैं वो अपने मायके जाती हैं और मायके जाकर इस त्यौहार को मनाती हैं। तो इस संबंध में अगर सीएम हाउस में बात कर ली जाए, जिस तरीके से सीएम हाउस में ये पूरा त्यौहार का आयोजन किया गया है, तो सीएम हाउस में तीज को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, तीज को लेकर विशेष तौर पे तैयारियां निशा यहाँ पे की गई हैं। कुछ पिछली बार की अगर हम बात करें तो कुछ प्रवक्ता जो बहनें हैं जिन्होंने सीएम साहब को भाई स्वरूप माना हुआ है, तो सीएम साहब ने पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए, बहनों के लिए ये चीज कहा है कि सीएम हाउस जो है वो उस दिन उनका मैका है। जो भी बहनें आना चाहती हैं वो बिल्कुल बेशक यहाँ आ सकती हैं और जो विधि विधान जो इस पे एक पूरा जो पारंपरिक ढंग से इन त्योहारों को मनाया जाता है वो सीएम हाउस से बकायदा उसी तरीके से, उसी परंपराओं के साथ यहाँ से संचालित होता है, चलाया जाता है। तो सभी प्रदेश की बहनों को अपनी बहन मानते हुए, माताओं को अपनी माता मानते हुए उन्होंने बिल्कुल सीएम हाउस में न्योता दिया है और भव्य तैयारी की गई है। अगर अंदर के कुछ विजुअल हमारी स्क्रीन पर चल रहे हो तो बिल्कुल हमारे दर्शक देख सकते हैं, एकदम जो छत्तीसगढ़िया पैटर्न होता है उस ढंग से पूरा डेकोरेशन किया गया है। पोले में बैल की पूजा होती है तो बच्चे जो है वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, उत्साहित होते हैं कि वो पूरे गांव में बैल चलाते घूमते हैं। अगर आज हमको विजुअल अवेलेबल हो पाएंगे तो बिल्कुल हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस ढंग से बच्चे जो है वो मिट्टी के, लकड़ी के छोटे छोटे बैल बनाकर उनको घुमाते हैं।
तो आज के दिन जो बालक हो गए वो बैल घुमा चलिए, बहुत बहुत जो धन्यवाद बालिकाएं स्वाति जी हैं, हमारे वो साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको बता दें कि सांसद नरेश बंसल ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है और सांसद नरेश बंसल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उत्तराखंड के युवाओं की समस्याओं को लेकर एक पत्र लिखा है। सांसद नरेश बंसल ने अग्निवीर भर्ती में उत्तराखंड के युवाओं को सेना में भर्ती में मिल रही छूट को लेकर एक पत्र लिखा है। आपको बता दें कि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से भेंट कर कई विषयों पर पत्र दिया गया और तत्काल इस संदर्भ में कार्रवाई के लिए आग्रह किया गया। आपको बता दें कि सांसद नरेश बंसल को अग्निवीर योजना में भर्ती के लिए किए गए युवाओं द्वारा अवगत उन्हें कराया गया और भर्ती में इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, जिस तरीके से बात कर ली जाए, अग्निवीर भर्ती को लेकर बात कर ली जाए, तो कुछ विसंगतियों को लेकर एक पत्र यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहाँ पर लिखा गया है। तो इस पत्र में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, एक बार से लेकर पूरी अपडेट। जी बिल्कुल, अभी से कुछ दिन पहले ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने, पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने यह कहा था कि अग्निवीर योजना में कुछ धांधली हो रही है। मतलब कि जैसे अग्निवीर योजना में जो 170 सेंटीमीटर की हाइट तय की गई है, उसे जो 163 सेंटीमीटर की हाइट तय की गई थी उसे बढ़ाकर 170 लिया जा रहा है और वहीं पर 5 मिनट 40 सेकेंड से कम का समय अभी दिया जा रहा है। यानी 5 मिनट 40 सेकंड समय तय था, लेकिन अब उसे घटा करके 5 मिनट दिया जा रहा है। इसी को लेते हुए उन्होंने भी अजय भट्ट से एक पत्र भी लिखा था और रक्षा मंत्री से। तो उसी के बाद अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने केंद्रीय रक्षा मंत्री। धन्यवाद यशराज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।